हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो 26 फरवरी एवं 27 फरवरी 2024, 26 एवं 27 फरवरी 2024 डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो ये देखिएगा कि 24 और 25 फरवरी को आज के हमारे आर्टिकल रहने वाले हैं कि मतलब कि एमपी में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का जो समिट किया गया है, और इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यात्रा की जाती है और यात्रा के दौरान कौन कौन सी पॉलिसीज़ का डिक्लेरेशन किया गया। फिर इसमें अगला आर्टिकल देखिएगा कि गिद्धों वाला जो राज रहा, तो अभी तक जैसे टाइगर स्टेट, बाघ स्टेट, अब गिद्ध स्टेट की संख्या भी दी जाएगी किसको, मध्य प्रदेश को। फिर यह पूर्णिमा बनर्जी जी, पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं, तो पता है इनको क्यों वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। फिर अगला देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के नए प्रोसेसर से टेक्नोलॉजी सेक्टर में हलचल क्यों होती है, इसको देखिएगा कि ये है कि इसको बोला जाता हम बन सकते हैं लॉजिस्टिक कैपिटल। अब वो इसलिए लॉजिस्टिक कैपिटल के बारे में देखिएगा कि अभी शायद एमपी का ये इंडिया का लॉजिस्टिक कैपिटल में जो रैंक आया तो शायद 39 था ऐसे कुछ, और 39 तो ही स्थान है किस में है, वर्ल्ड टूरिज्म में। फिर देखेंगे कि कितनी नीतियाँ लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा, 18 नीतियाँ लॉन्च की गई। फिर इसके बाद ये देखिएगा जो इकोनॉमिक्स टाइम में दिया गया है कि स्टार्टअप के बारे में जो जानकारी दी गई है कि स्टार्टअप नीड एआई ड्राइव स्टार्टर, तो इसको देखिएगा। और इसके साथ ही रहेगा कि दैनिक रेवड़ी की राजनीति पर रोक के संकेत जो दिखाई देते हैं, रेवड़ी की राजनीति पर रोक के संकेत जो दिखाई देते हैं, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल है कि मोटापे की महामारी से ज़रूरतमंदों को। फिर इनमें से हमारा अगला आर्टिकल रहेगा कि हमारे किसानों पर बुरा असर होगा ट्रम्प राज का। तो इसको ज़रूर बहुत अच्छे गौर से देखिएगा, राइट। हालांकि जैसे बताएगा कि हमारे किसानों पर, तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो देखिएगा यहाँ कि जो ये है कि ये किस नंबर का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ये किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में किया गया। अब भोपाल में ही क्यों, तो याद रखिएगा कि जितने भी ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर समिट की जाती हैं तो बड़े ही शहरों में की जाएंगी। तो कहाँ किया गया, भोपाल में। जबकि 2023 में कहाँ किया गया, तो किया गया था इंदौर में। अब भोपाल में जैसे जब किया गया तो उसका एक डेट रहा होगा, तो कब किया गया, 24 से 25 फरवरी 2025 को किया गया। इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ तो किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसमें जो अतिथि भी रहे, तो हालांकि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की गई। और इसके माध्यम से देखिएगा कि ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर मध्य प्रदेश में मतलब विकास की संभावनाओं की तलाश करने की खोज के लिए ही किया जाता है। यदि पूछा जाए कि क्यों किया जाता है, तो मतलब मध्य प्रदेश के देखा जाए तो विश्व के निवेश को आकर्षित करने के हेतु एक प्रकार से विकास की संभावनाओं का तलाश किया जाता है। फिर इसमें देखिएगा कि आखिरकार कौन कौन से, इसमें देखिएगा कि कौन कौन से फोकस एरिया रहे हैं। तो जैसे पर्यटन रहेगा, इसमें टूरिज्म शामिल हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हो जाएगा, और इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इसके फोकस वाले एरिया हैं। और कौन से क्रम का है, तो ये है 8वें नंबर का है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। MPPSC 2026 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा अपन को, राइट। और इसके बाद ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश के मध्य में होने के कारण औद्योगिक हो गया, धार्मिक पर्यटन हो गया, अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद ये कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वायु मार्गों का विकास करने से क्या होगा, देश के अन्य हिस्से और दुनिया के अन्य राज्यों के साथ प्रमुख पर्यटन में धार्मिक स्थानों को जोड़ करके पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्र की जितनी भी क्षमताएं हैं को पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है। जैसे 2025 में किया गया कि सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 बनाई गई, जिसके माध्यम से व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, व्यापार और रोजगार के अवसर इसके माध्यम से क्या होगा, कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा।
फिर इसमें यह बताया गया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह विमान नीति के माध्यम से भविष्य में 3 नए MRO हब विकसित होंगे। फिर 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा स्थापित होगा। एरोस्पेस पर जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय पर निजी निवेशकों को सब्सिडी दी जाएगी। एयर कार्गो की सुविधा विकसित करने पर राज्य में कृषि उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रात्रिकालीन पार्किंग करने वाले एयर क्राफ्ट पर ATF पर बेड पर 1% की दर से प्रभावी होगा। ATF पर फिर के धार्मिक पर्यटन हो गया। धार्मिक महत्व के स्थलों पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण एवं मजबूत एवं किफ़ायती दामों में हवाई संपर्क किया जाएगा। प्रत्येक तहसील स्तर पर 45 किलोमीटर के दायरे में कम से कम देखा जाए तो एक पक्का हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। तो ये रही मध्य प्रदेश के बारे में। आइए जितनी भी अभी एक जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन से इसमें पॉलिसी लॉन्च किए गए, तो देखिएगा इसमें पॉलिसी नंबर 1 मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025। टोटल कितनी नीतियाँ? 18। ये तो पूछ ही लेगा कि कितनी नीतियाँ, इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। मध्य प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति ये आ जाएगा 2025। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, एक्सपोर्ट नीति, मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025। जबकि इसके पहले के कौन से नंबर की थी? 2014 की। हालांकि उसमें रिफॉर्म करके अमेंडमेंट करके 2016 में उसका प्रेजेंट रूप दिया गया था, लेकिन अब कौन से होगा? 2025 कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना नीति 2025 आ गया। मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना GCC पॉलिसी 2025। मध्य प्रदेश एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2025। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। मध्य प्रदेश ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025 किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025। मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन समिति नीति पॉलिसी 2025। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2025। मध्य प्रदेश पंप हाइड्रो स्टोरेज योजना 2025 और मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025। अभी हमें इनके बारे में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इनके आयाम हैं। तो जैसे जैसे जब करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे तो उस करंट अफेयर में कहीं ना कहीं जितने भी इसके आयाम डायमेंशन होंगे उन डायमेंशन को कवर करेंगे, राइट। और मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति 2025। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा एवं और मध्य प्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 डिक्लेरेशन किया गया, राइट। तो ये थी कितनी? 18 पॉलिसीज, इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद ये है कि मध्य प्रदेश बना देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य। तो पता है 2024-25 की जो गणना में की गई थी कितने? 12,200 के आसपास किया गया। अब इनमें से देखिएगा कि जो गिद्धों की जनगणना की गई तो इसमें पता है 7 प्रजातियाँ। 7 प्रजातियों में से देखा जाए तो 4 प्रजाति तो क्या है? डोमेस्टिक है, लोकल हैं, जबकि 3 प्रजाति क्या है? प्रवासी हैं। इनमें भी देखिएगा कि जैसे पन्ना नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर जो PT में आता पन्ना नेशनल पार्क में, पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। हालांकि पन्ना नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा कि पन्ना नेशनल पार्क जिस प्रकार से वर्तमान में बना तो वहाँ से केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं जितने भी जीव जंतु प्रजाति हैं उनके लिए आवास की समस्या सर्वाधिक प्रकार से देखा जाए तो एक मुद्दा बन गया है। आप किसी भी प्रजाति के समाप्ति यानी एलिमिनेशन के जितने भी रूल्स एवं नियम लागू होते उनमें से एक हो जाता है कि आखिरकार कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक आ जाता है आवास की। फिर ये देखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, ये क्यों चुना गया है? टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में इनको शामिल किया गया है। अब ये इसलिए शामिल किया गया कि असम की वन्यजीव वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। जितने भी लुप्त प्राय एडजुटेंटेड सारा जैसे थे जिन्हें स्थानीय रूप से हार गिला की संज्ञा दी जाती है संरक्षण के लिए, ये सारस याद रखना, सारस। और उनके द्वारा हारगिला आर्मी नाम के एक महिला केंद्रित आंदोलन की स्थापना की गई जो इन पक्षियों के संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं कार्यरत थी। फिर ये बन सकता तो इसके बारे में देखिएगा कि ये क्या है? चंद घंटों में देश की 60% आबादी तक पहुंच, 5 लाख किलोमीटर नेटवर्क हमारे पास है जिनमें से 46 नेशनल हाईवे भी हैं और 5 लाख हवाई अड्डे में से
और इनमें से देखेंगे 5 सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश जनसंख्या में इसलिए निवेशक के लिए बड़ा बाजार भी है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर यानी जगह हमारी जनसंख्या का बड़ा बाजार भी है। औद्योगिक पार्क कितने 322 औद्योगिक पार्क हैं। इनमें नंबर 1 है जो बनते हैं मोस्ट लिवलेबल स्टेट। जैसे जैविक खेती में 27% का योगदान केवल मध्य प्रदेश के। भारत के कुल जैविक उत्पादन में देश में सर्वाधिक है, दलहन उत्पादन में है। और इसके बाद ये जैसे नॉर्थ कॉरिडोर आगरा मुंबई, NH कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आगरा जयपुर एक्सप्रेस, आगरा कानपुर एक्सप्रेस। हर पड़ोसी राज्य तक का क्या कहने की सुविधा है। राज्य स्तर का हर शीर्ष संस्थान कुशल जनशक्ति है। जैसे IIT, IIM, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भोपाल में एम्स हो गए, NIT हो गए जैसे राष्ट्रीय स्तर के 9 संस्थान। कई बड़े अस्पताल भी बनाए गए हैं। कुशल जनशक्ति तो लॉजिस्टिक कैपिटल के बारे में देखिएगा तो ये मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, राइट। और इसके बाद देखिएगा कि ये आज का हमारा अगला जो करंट अफेयर का टॉपिक है जिनमें से एक है, इसको देखिएगा। तो इनमें से देखिएगा कि स्टार्टअप नीड NAI डेरिवेट स्टार्टल। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं इसके लिए ये देखा जाता है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन, अब टोटल इनोवेशन में से देखा जाए तो कौन सी इनोवेशन होना चाहिए, इसमें बताया गया कि डोमेस्टिक इनोवेशन होगा तभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको बढ़ावा मिलेगा। किसको, स्टार्टअप को। स्टार्टअप चाहे एजुकेशन में देख लिया जाए, एजुकेशन में चाहे देख लें, चाहे हेल्थ में देख लें। एजुकेशन, हेल्थ के बाद जैसे बैंकिंग में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, फूड प्रोसेसिंग में देख लो। ये जितने भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत की बेरोजगारी दर को कम करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने के साथ SDG टारगेट जो बनाए गए हैं तो उनको पूरा करने में भी हेल्पफुल होंगे, असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, राइट। और अगला आर्टिकल ये है कि हमारे किसानों पर पड़ेगा बुरा असर ट्रंप राज का। किसका, ट्रंप राज का। इसमें देखिएगा कि वर्तमान में देखा जाए कि आखिरकार क्यों ट्रंप राज का इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा 2024 में जो इलेक्शन हुआ अमेरिका में तो वहाँ अच्छा खासा किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ। जब देखे कि किसानों का जब समर्थन प्राप्त होता है डोनाल्ड ट्रंप को तो किसान तो इसमें शामिल हो ही गए, तो कहीं ना कहीं किसान के हित तो इसमें टकराती हैं। और दूसरा ये रहता है जितना भी इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक पद्धति सर्विस सेक्टर में काम करने वाले थे उनका भी हित टकरा रहा है। तो इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप क्या किए कि भारत से जो आयात करते थे उसको कम कर दिए, जबकि आयात और निर्यात का टोटल अंतर पता है कितना वर्तमान में देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच 29% का है। तो अभी तक इनको अब एक प्रकार से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी के रूप में काम करेगा ये, कि अपने किसानों को प्रोटेक्शन करने के उद्देश्य इस प्रकार से किया गया कि आयात कम कर देंगे। अब क्योंकि ये पता देखिएगा कि जब आयात कम कर देंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ जैसे मांस प्रोडक्शन में देखा जाए, मांस के बाद दुग्ध में देखा जाए, दूध के बाद गेहूं में गेहूं देख लीजिएगा, गेहूं के बाद इसमें मछली देख लीजिएगा और इसमें आ जाएगा सी फूड आ जाएगा। ये इतने सारे जो देखा जाए तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक क्षेत्र को कहीं न कहीं रिप्लेसमेंट काम करेगा। अब जितने भी यहाँ से हैं इन सभी की डिमांड कहाँ से पूर्ति होगी, लोकल लेवल पर किया जाएगा। कहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा इस प्रकार से डिक्लेरेशन की गई है।
और आज का अगला आर्टिकल है, देखिएगा कि रेवड़ी की राजनीति पर रोक के संकेत। तो देखिएगा रेवड़ी की राजनीति पता है क्या है, किस प्रकार से। तो जैसे देखा जाए कि कांग्रेस के द्वारा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यही तो पार्टी है। तो वर्तमान में क्या हुआ कि देखिएगा थोड़ा सा कि वर्तमान में जब इनको देखा जाए तो गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर रही है। गवर्नमेंट के द्वारा पहले कांग्रेस के द्वारा पता है जो रेवड़ी की पॉलिटिक्स सियासी दंगा चालू कर सियासतनामा चालू कर देती। तो कर्नाटक में इसी प्रकार से लोग लुभावने वादे किए, कर्नाटक में सरकार जीत गई। अब इसके संकेत इसलिए दिखाई देते, इसी प्रकार से केरल में हुआ। अब इसी प्रकार से ये कि ये कांग्रेस, यहाँ की आम आदमी पार्टी, और जबकि यहाँ की हालांकि इसी प्रकार से तमिलनाडु में शुरू किए गए कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि जो कांग्रेस के द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था तो यहाँ एक प्रकार से ऐसे खर्चे व्यय था जो केवल एक बार होना था। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो आपके द्वारा किया गया था, तो आपके द्वारा जितने भी यहाँ पर खर्चे किए जा रहे थे, जैसे बिजली, वाहन यात्रा, महिलाओं, गैस सिलेंडर, ये क्या है मतलब कंटिन्यूअस रूप में काम करने वाले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर ना होकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट को बढ़ावा मिलेगा। अब फिजिकल डेफिसिट जैसे जब बढ़ाते, तो एक बार जब यहाँ अभी घटना हुई थी कर्नाटक में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि अब हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ रुपए बचा ही नहीं है। तो भारत में इस प्रकार से जो अभी तक घटना चली, तो इसके माध्यम से देखा जाएगा बेरोजगारी की ओर जाएंगे धीरे धीरे, और जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही अपराध बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार से रोजगार का संकट पैदा कर देगा ना दोस्त। तो अब इसके संकेत कहाँ से मिले, तो एक दिल्ली में जो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की पराजय हुई। यहाँ एक से एक देखा जाए तो रेवाड़ी फ्री व्हील सिस्टम चालू किया गया था। आम आदमी पार्टी वाले बोले कि 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, बीजेपी वाले बोले नहीं 2500 रुपये दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छे खासे हुए और अच्छा खासा बीजेपी वालों का लाभ हुआ। महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहाँ का भी देखा जाए तो यहाँ इसी प्रकार से सिस्टम चालू किए गए। इसी प्रकार से वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में चालू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना भी जनता का धन है तो सरकार के फंड से ही तो जाता है वहाँ पास। जितना भी आम आदमी का पैसा है तो यहाँ अब उनकी शर्त ये रखी गई कि 21 से 50 वर्ष के जितने ही 21 से 50 साल की उम्र की जितनी भी महिलाएं हों उनको इसमें पात्रता के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इसमें अब जैसे जब देखा जाए तो दिल्ली में हार हुई, तो ये संकेत। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस गवाई के द्वारा जो बताया गया कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या होता कि जितने भी आम जनता होती है तो काम करने में क्या होती, काम करने में इतराज करती, इसीलिए काम को हतोत्साहित किया जाता है। तो ये दो संकेत मिले हैं। इतना था हमारे काम का राइट। और अगला आर्टिकल देखिएगा जिसको बोला जाता है मोटापे की महामारी से जरूरी मुकाबला। तो मोटापे की महामारी ये तो चलती है, इसको ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मोटापे की जो आबादी है तो इसको देखा जाए तो महिला प्रभावित होती, और महिलाओं के साथ साथ कौन इसमें प्रभावित होते हैं। और अगला आर्टिकल ये था, अभी यहाँ डिलीट हो गया, उसका नाम था कि तपती धरती, दैनिक जागरण था, तपती धरती और बढ़ती परेशानियाँ। ये किसका संकेत देता, बोला कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई और दूसरी हुई थी जिसको बोला जाता है जलवायु परिवर्तन। अब ग्लोबल वार्मिंग की घटना कैसे होती, पृथ्वी के जैसे जब सतह पर रहती तो सतह पर जितने भी GHG रहती, ग्रीन हाउसेस गैसेस, इनकी में वृद्धि होने लगती। तो क्या हो जाता, सतह का तापमान टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो मानसून का पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और उसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन होगा। जो क्लाइमेट चेंज के, हालांकि जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में जो घटना होती तो क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेगा, इसमें जो जलवायु परिवर्तन के जो घटना इवेंट देखे जाते उसके माध्यम से क्या होता कि
कि जलवायु परिवर्तन के बारे में देखेगा कि क्या होता है कि जलवायु के स्ट्रक्चर में दीर्घकालिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन होता। अब इसके पहले जो IMD के द्वारा जो डेफिनेशन दी जाती है कि जलवायु क्या, तो मतलब 30+ ईयर से औसत वायुमंडलीय दशाओं, समस्त वायुमंडलीय दशाओं के योग को ही क्या बोला जाता है, जलवायु की संज्ञा दी जाती है। अब जब जैसे क्लाइमेट के स्ट्रक्चर में जब चेंज होगा, तो जैसे जब चेंज होने के बाद क्या रहता कि कहीं न कहीं कुछ मुद्दे ज़रूर सामने आ जाते हैं। तो उन मुद्दों को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि लोग इकट्ठा हों। लेकिन वर्तमान में क्या है वो देखिएगा, अब इसको पूरा करने के लिए भी है कि इसके माध्यम से क्या करेंगे पता है, मतलब बहुत कंट्री तो ऐसे कि जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसीलिए देखिएगा कि वर्तमान में देखा जाता है तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं, पहले इफेक्ट होते थे, देखिएगा इफेक्ट कौन कौन से होते। तो पहले देखा जाए तो जलीय स्तर पर देखा जाए तो जलीय स्तर पर कौन कौन से होगी, सी लेवल में क्या है, जल का वाटर बढ़ेगा। जैसे जल का स्तर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आइसलैंड हो गए डूब जाएंगे। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल रीफ में कोरल ब्लीचिंग की घटना होगी। कोरल ब्लीचिंग के साथ साथ इसमें अन्य घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उन घटनाओं में शामिल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखा जाए तो कोरल ब्लीचिंग, और जैसे जूजंथला जो जीव रहते उनकी भी समाप्ति हो जाती। यहाँ मत्स्य पालन का व्यवसाय प्रभावित होता। इसके बाद सी फूड से जितने भी सी फूड वाला जो एग्रीकल्चर वो भी प्रभावित होता। और सागर में ही देखा जाए तो जितनी भी आपदाएं होती नेचुरल आपदाओं की, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी बार बार होने, फ्रिक्वेंसी की घटनाएं देखा जाए तो बार बार फ्रिक्वेंसी देखी जाती है। वहीं इनमें देखा जाता है कि बादल फटने की घटना होने लगती। जैसे जितने भी आपदाओं की बारंबारता देखी जाती है, आपदाओं की बारंबारता में देखा जाए चक्रवात हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, चक्रवात तूफान अलग अलग से जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका प्रभाव दिखाई देता। आप स्थल पर क्या दिखाई देता है, स्थल पर देखिएगा। यहाँ स्थल में देखा जाए तो क्या हो, जैसे कि किसानों पर देखा जाए तो एग्रीकल्चर कृषि में क्या होता, यहाँ तो देखा जाए जैसे फसलें रहती तो गेहूं की जो फसल रहती तो पूर्ण रूप से परिपक्व न होकर मतलब समय से पहले पक जाते, क्योंकि लू का प्रकोप चलने लगता। और जैसे यहाँ जो किसान रहते तो गर्मी में जैसे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। और जो किसान रह गए तो इनमें क्या देखा जाता है, साइकोलॉजी के लेवल पर देखा जाए मानसिक तनाव बढ़ता। मानसिक तनाव के साथ साथ कि एग्रीकल्चर में देखिएगा और क्या होता कि हाँ जैसे जो भेड़ पालन पशुपालन इनमें क्या है, जो दूध उत्पादन का मात्रा घट जाती। घटने के बाद क्या है, जल स्तर में पॉल्यूशन होने लगता। वायु में देखा जाए तो वायु के लू की घटना बार बार देखी जा सकती। और कार्य करने के जो घंटे रहते वो भी इससे प्रभावित होते। इतने सारे इसके इफेक्ट रहते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जब यहाँ जैसे फसल रहेंगे तो फसल के माध्यम से जब फसलों का भंडारण कम होगा तो देखा जाए तो जितना भी भारत सरकार के द्वारा जो टारगेट रखें जिसको बोला जाता है फूड खाद्य सुरक्षा के बारे में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावित होता। तो ESDG इंडेक्स, उसके ESDG इंडेक्स भी प्रभावित होता। ESDG इंडेक्स के साथ साथ और कौन सी घटना होती तो देखिएगा। यहाँ अब देखा जाए तो जैसे इस तरह लेवल पर देखा जाए तो घरों में देखा जाए तो महिलाएं क्या करती है, एकदम ऐसे पसर के सोती हैं पता है, कि जिसके माध्यम से ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो जाती है। कूलर हीटर इतना तेज़ी से, हीटर तो नहीं चलाएंगे, कूलर चलाने लगती तो ऊर्जा की मांग बढ़ जाती। और जैसे जब यहाँ ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो और क्या होगा अगला देखिएगा। अब यहाँ जैसे जब होता है तो जब मानव जैसे जब रहता है तो इसके बारे में देखिएगा, इसमें त्वचा का कैंसर होने लगता। टेम्परेचर के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीमारियाँ पैदा होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहाँ के राज्यों में देखा जाए तो पता है इतनी भयंकर बीमारी होने लगती कोरोना तो जैसे हुआ ही, जैसे मलेरिया की बीमारियाँ। वर्षा ऋतु में देखा जाए तो मानसून के पैटर्न में प्रभावित होने लगता। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जैसे मानसून में मतलब कहीं अतिवृष्टि तो कहीं कम वृष्टि, दोनों का शिकार हो जाता भारत। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अब देखिएगा कि इसके कौन कौन से इफेक्ट रहे, कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं। तो प्रयास के बारे में देखिएगा, जिसको बोला जाता है UNFCCC के द्वारा देखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी डिक्लेरेशन तो की गई थी 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में किया गया था, लेकिन जो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ की, जर्मनी की राजधानी वार्न में स्थापित है। इसका पहला सम्मेलन भी कॉप का जो कहाँ हुआ था, ये भी वार्न में हुआ था।
जबकि जिसके बारे में हो, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी स्टार्टिंग हो जाती थी हुई थी 1985 से, और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया था, जापान में था। फिर इसके बाद 2015 में पेरिस कन्वेंशन हो जाता। अब पेरिस कन्वेंशन से जैसे देखा जाए तो अमेरिका पहले ही बाहर हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि जो 29 हुआ, COP29, तो कहाँ, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। यहाँ देखा जाए तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एक प्रकार से अलायंस की डिक्लेरेशन की गई। किस कंट्री के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी डिक्लेरेशन की गई। और फर्दर आगे जब देखिए तो क्या होता है, 2026 में जो होगा कि 30 नंबर का कॉप कहाँ होगा, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। फिर इसके बाद 2012 में हुआ था, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद के बाद देखा जाए तो 2026 में होगा, कितने साल बाद, 14 साल बाद। तो कहाँ होगा 2026 में? ये ब्राज़ील में होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। तो ये थे हमारे टोटल आज के घटनाएं। तो इन घटनाओं के माध्यम से अभी एक थे हमारा टॉपिक रह गया है, जिसके बारे में जो बताया गया है कि, तो इसमें देखिएगा कि जैसे जब रहा कि विकेंद्रीकरण की राहें क्या होती हैं, कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में उसका देखा जाए तो व्यापक रूप से एनालाइज किया गया। उसी एनालाइज के माध्यम से देखा जाए तो संघीय ढांचे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता? तो डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना, ऊपर से सत्ता को मतलब ग्लोबल लेवल पर पहुंचा देना, जिसको बोला जाता है कानून बनाना, कानून लागू करना, उसके लिए जिम्मेदारी होना, जिसको बोला जाता है लोकल गवर्नेंस। अब लोकल गवर्नेंस के बारे में जब देखा जाए तो 73 और 74 में जब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1982 में। जैसे जब रहता है तो पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते। और प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिए उस समय जो मंत्री रहे तो उनमें से मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, इसलिए पी.वी. एवं मनमोहन राव मॉडल की संज्ञा दी जाती है पंचायती राज को। इसीलिए जब देखेंगे 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। जब 24 अप्रैल 2025 आएगा ना, तो कम से कम आधा घंटा पंचायती राज के लेक्चर पर होगा। और पंचायती राज के लेक्चर में पूरे आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे विद स्टैटिक के साथ। तो जो इसके माध्यम से क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार से जो एक है कि जिसको बोला जाता डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इसमें यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया जाता और उसको क्या किया जाता, कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जाता। लेकिन जब जिसको बोला जाता है कि डेलीगेशन, तो डेलीगेशन के माध्यम से लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, जबकि इसमें ट्रांसफ़र हो जाती, राइट। तो ये था इसके बारे में। तो जो ये घटना हुई तो उस घटना के माध्यम से हमारे सामने निष्कर्ष कौन से निकलते, जिसको बोला जाता है DI, क्या बोला, DI जो इंडेक्स जारी किया गया, इसके माध्यम से देखा जाए तो टॉप स्टेट कौन कौन से रहे, तो कर्नाटक पहले इस पर रहा, फिर इसके बाद केरल, तमिलनाडु, ये तीनों दक्षिण भारत के हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज यानी कि लोकल लेवल पर देखा जाए तो लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के बहुत अच्छे काम किए गए थे, ठीक है। अब जबकि पिछड़े में देखा जाए तो पिछड़े में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, तो पिछड़े में आ जाएंगे, जैसे टॉप में यहाँ आ गए, टॉप में तो ये आ गए, लेकिन अगला क्या है कि टॉप इसके बाद कौन से आ जाएंगे, पिछड़े में आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये यहाँ वाले स्टेट आ जाएंगे, जबकि टॉप में आ जाएंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आ गए। अब इसके सामने बताया गया कि आखिरकार किस आधार पर, तो देखा जाए तो आधार कौन से बेस के आधार पर इसका देखा जाता है, तो कामकाज देखा जाता है, संस्थागत आखिरकार ढांचा किस प्रकार है, ढांचा देखेगी। ढांचे के बाद इसमें कौन सा रहता है, जिसको बोला जाता है पंचायतों के कामकाज की संख्या कामकाज देखा जाता है किस प्रकार से होता। और यहाँ पर विशेष करके देखा जाता है कि वित्तीय व्यवस्था कितनी बेहतर है। वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ क्या होता है कि क्षमता निर्माण पर स्थानीय स्तर पर कितनी क्षमता निर्माण किया गया और कितना इसमें जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की पोजीशन स्टेटस रहा, तो उसको भी इसमें काउंट करेंगे ना। तो उसका आखिरकार मेजरमेंट करने के लिए जो बेस रखे गए तो ये आधार रखे गए हैं। और अगला देखेगा कि हाँ अब आखिरकार पंचायती राज के सामने समस्या क्या है। समस्या ये है कि जैसे 4 महीने पहले RBI के द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया, तो डाटा के माध्यम से भी देखा जाए तो यहाँ देखिएगा एक तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, महिला भागीदारी कम है। उन्हीं महिला भागीदारी में से आता है मध्य प्रदेश।
महिला भागीदारी मतलब कि जैसे पंचायती राज और नगरीय निकाय में देखा जाए तो जितने भी चुनाव होते महिलाओं की भागीदारी कम होती। और दूसरा ये रहता है कि यहाँ के जो स्टाफ है, स्टाफ की यहाँ कमी देखी जाती, मतलब ना तो स्टाफ की कमी रहती। स्टाफ की कमी के साथ क्या रहता है, इसमें स्किल का अभाव है, मतलब यहाँ प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। अब प्रशिक्षण देने के साथ साथ औरंगलाइट्स में जो है कि वित्तीय व्यवस्था की जो वित्तीय सिस्टम है ये भी कमज़ोर है। पता है, मतलब बताया जाता है कि टोटल राज्य के जीडीपी का 0.6% ही खर्च किया जाता है। बाकी रुपया जाता क्या, बाकी रुपया जाता है रेवड़ी की पॉलिटिक्स, सियासत चलाने में। इतना अच्छे सियासी दंगा चलाते, मतलब रेवड़ी की पॉलिटिक्स तो मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार इतना ज़्यादा क्यों, आखिरकार जहाँ टारगेट रखती। हालांकि अब धीरे धीरे कंट्रोल होगा, नहीं तो भारत को कंगाल कर देंगे रेवड़ी वाले। तो ये इसके सामने 3 प्रत्यक्ष रूप से मुद्दे थे। एक, जवाबदेही कम होती, महिलाओं की भागीदारी कम होती, वित्तीय व्यवस्था कम होती। देखा जाए तो 0.6% ही टोटल जीडीपी का ये खर्च कर पाती है, और स्टाफ नहीं होता, कर्मचारी नहीं होते, अगर मंड बन जाते। अब अगला देखेगा कि आखिरकार इनकी जिम्मेदारी। अब अगला है कि आखिरकार कौन से यहाँ सुझाव देंगे, तो सुझाव देखिएगा कि जितने भी लोकल लेवल पर होते हैं तो लोकल लेवल को कर लगाने का अधिकार देना चाहिए, और स्टाफ को समय समय पर भर्ती के साथ साथ इसमें भर्ती प्रक्रिया भी प्रोसेस को स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करने के साथ और क्या होना चाहिए, इनको स्किल यानी कि दक्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और कल लगाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान में जैसे देखा जाए जो एक मुद्दा था ना कि वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया जाता। टोटल अभी तक इंडिया में 28 राज्यों में से देखा जाए तो केवल 10 ऐसे विधानसभा हैं जो कि 6 बार के बाद देखा जाए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन ही नहीं किया जाता। तो जब फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाता तो उसी के माध्यम से तो फाइनेंस कमीशन जब गठित होगा उसी के द्वारा विधानसभा में क्या किया जाएगा, जी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज एवं नगरीय निकाय को कहीं ना कहीं देखा जाए तो वित्त प्रोवाइड करने का दायित्व रहता। ठीक है, तो ये हमारे रिकमेंडेशन थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।